हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है एरेज इन सी। एरे क्या होता है? एरे इज ए लीनियर कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, यानी एक जैसी चीज़ों का लीनियर कलेक्शन। एरे को हम सबस्क्रिप्ट वेरिएबल भी बोलते हैं और इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपको 3 नंबर्स का एवरेज निकालना है, तो आप क्या करोगे? तो आपको तो आप उन 3 वेरिएबल के क्या नाम रखोगे? तो मान लिया आपने सोचा ABC या और भी कोई नाम, जैसे 1 2 3 सॉरी नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, वो थोड़ा इजी था। पर अगर मैं कहूँ कि अब आपको 100 नंबर्स का एवरेज निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 100 वेरिएबल्स के नाम सोचने पड़ेंगे। तो उस नाम को 100 नंबर्स के 100 वेरिएबल के नाम सोचना भी बड़ी दिक्कत वाली बात है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अगर मान लीजिए आपने नाम सोच भी लिया, तो उनको 100 वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए बहुत सारी टाइपिंग करनी पड़ेगी। फिर उन यूज़र को फिर मैं कहूँ उन नंबर को आपको यूज़र से एंटर करवाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? या तो 100 बार या कई बार स्कैनफ लिखना पड़ेगा, या फिर 100 बार आपको %d लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों ही काम बहुत मुश्किल है। तो इन सब का क्या सॉल्यूशन है? इन सब का सॉल्यूशन है एरे। तो जैसे मैंने बोला, एरे क्या होता है? सिमिलर टाइप के वेरिएबल का कलेक्शन होता है। तो मुझे जो नंबर का एवरेज निकालना है, तो वो मेरे नंबर सारे एक जैसे होने चाहिए, मतलब या तो वो इंटीजर टाइप के होंगे या रियल टाइप के। तो जैसे अब मैंने लिखा मेन, तो इस जैसे अब मैंने बोला था कि आपको जो नाम सोचने की जो दिक्कत है वो एरे से सोल्व हो जाएगी। वो कैसे सोल्व होती है? तो मैंने कहा एरे सिमिलर टाइप कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स। तो मुझे जो जिनका वेरिएबल एवरेज निकालना है वो इंटीजर टाइप के हैं, तो मैंने लिखा इंट ए। अभी जैसे बेसिकली मैं यहाँ 10 ले रही हूँ। बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर 10 वेरिएबल का आपको एवरेज निकालना है, तो मैं यहाँ लिखूँगी A10। ये स्पेशल सिंटेक्स है। यहाँ पे A एरे का नाम है और 10 उसकी साइज़ बता रहा है कि कितने साइज़ का, मतलब 10 उसमें नंबर आ सकते हैं, और जो नंबर आएंगे सारे के सारे इंटीजर टाइप के होंगे। क्यों? आपने एरे को किस टाइप का डिक्लेयर किया है? इंटीजर टाइप का। अगर आप चाहते हो मुझे 100 वेरिएबल्स का एवरेज निकालना है, तो उसके लिए आपको 100 वेरिएबल्स के नाम सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करोगे? यहाँ पे 10 की जगह 100 कर दोगे। अब अगर आपको 1000 का निकालना है, तो आप सिंपली यहाँ क्या कर दोगे? 1000। ऐसे अगर आपको 10,000 का निकालना है, तो यहाँ पे 1 0 है। तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा टाइपिंग नहीं करनी पड़ी। एक ही नाम से आप 1000 वेरिएबल का, 10,000 वेरिएबल का, 100 का या 10 वेरिएबल्स का एवरेज निकाल सकते हो। तो सिंपलिसिटी के लिए हम 10 ले लेते हैं। अब मैंने ये 10 लिख दिया। तो यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट है, वो स्पेशल है। एरे में आपको स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाना है। अब क्या करें? जैसे अब ये आपने लिख दिया। जैसे मैंने भी कहा था कि ये जो वेरिएबल होते हैं लगातार मेमोरी में स्टोर होते हैं, जैसे कि ऐसे एरे इज ग्रुप ऑफ वेरिएबल। तो जब एरे के लिए मेमोरी ऑक्यूपाई होती है, आपका वो मेमोरी मिलती है, तो ये एक सीक्वेंस में मिलती है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक वेरिएबल यहाँ हो गया, एक यहाँ डाल दिया, ऐसा नहीं होगा। एक सीक्वेंस में आपको मेमोरी मिलती है, और आपको सारे जो वेरिएबल हैं उनके नाम नहीं मिलते हैं। इन सारे वेरिएबल्स के नाम नहीं होते हैं, उनका सिर्फ क्या होता है, तो आप अगर नाम नहीं है तो उनको एक्सेस कैसे करेंगे? तो एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक नंबर मिलता है जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर। उस इंडेक्स नंबर से हम उस वेरिएबल को वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अब मैंने यहाँ अभी लिखा था A10, तो मैंने यहाँ पे क्या किया? A10 लिखा, तो मुझे 10 के लिए, और जो हमारा C लैंग्वेज है उसमें ये जो हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है वो 0 से होती है। तो आपने लिखा, यहाँ मैं लिखूँगी A0। तो A0 किसको रिप्रेजेंट करेगा? इस वाली मेमोरी लोकेशन को। A1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? इस वाली मेमोरी के लोकेशन को। A2 इस वाली मेमोरी लोकेशन को। तो जैसे भी आप लिखा A2, और अगर आपने 10 डाला, तो जो डेटा आएगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा? यहाँ पे। जो हम डेटा देते हैं वो कंटिन्यूशन में देते हैं। हमें जो डेटा डालना है हम लगातार ही डाल सकते हैं।
अगर अब मैं बोलूँ तो जैसे कि मैंने बोला इन वेरिएबल्स के नाम नहीं है, पर आपको उनको एक्सेस करने के लिए क्या लिखना पड़ता है, इंडेक्स नंबर। तो आप इंडेक्स नंबर लिख के आप इसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैंने बोला अभी लिखा था ए, आगे लिखा 0, तो वो इस वाले इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर देगा। तो यहाँ पर बेसिकली इन वेरिएबल के नाम तो नहीं है, पर एरे का नाम है। लेकिन जो हमारा एरे का नाम भी है वो भी इंटरनली एरे के पहले ब्लॉक के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मुझे एक एक वेरिएबल को एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले वेरिएबल को तो मैं क्या करूँगी, पहले वेरिएबल को एक्सेस करूँगी। तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगी, वापस उस पर आते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख लूँगी सिंपल, अभी मैंने यहाँ लिखा ए और ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा 0। तो ये लिख के मैं यहाँ अगर लिखती हूँ 10, तो ये मैंने पहले एरे के पहले वेरिएबल को एक्सेस किया है और यहाँ पे मैंने डाला है 10। तो जब एरे को डिक्लेयर करते हैं तब इस A10 का मतलब कुछ अलग होता है, जब हम एरे को यूज़ करते हैं तब इस यहाँ पे अगर मैं 10 लिख देती, अब ये 10 है नहीं, मैं बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर A10 लिख देती तो उसका कुछ मतलब अलग है। जैसे यहाँ A10 का मतलब है कि हमारा जो एरे है उसके टोटल उसमें कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, 10, मतलब ये एरे की साइज़ है 10। और मैंने बताया एरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। अब यहाँ लिखा मैंने A0, अब यहाँ पे लिख दिया 10। तो ये क्या कह रहा है कि जो आपकी ये मेमोरी लोकेशन थी ये वाली A0 वाली, इस पे आपने क्या नंबर डाल दिया, 10। तो इस तरीके से अगर मैं चाहूँ इसी तरीके से मैं फोर्थ लोकेशन पे डालना चाहती हूँ, तो फोर्थ लोकेशन कौन सी है जिसको आप इंडेक्सिंग 3 से रिप्रेजेंट करोगे, तो मैं लिखूँगी यहाँ पे ए स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लिखूँगी 3 इक्वल्स टू मैंने डाल दिया मान लीजिए 5। तो अब ये A3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 1 2 3, मतलब यहाँ पे जाके आपने कितना डाल दिया, 5। तो इस तरीके से हम एरे में डेटा स्टोर करते हैं और डेटा को एक्सेस करते हैं। तो ये था बेसिकली कैसे एरे में नाम क्या होता है। तो जो एरे का नाम है वो आपने ए से डाल दिया और वो नेम भी बेसिकली एरे के फर्स्ट ब्लॉक के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। अब हम देख रहे थे कि 10 नंबर्स लेने थे और उन 10 नंबर का हमें एवरेज निकालना था। तो वो एवरेज निकालने का हम प्रोग्राम बनाते हैं। इनको भी मैं हटा देती हूँ। अब मुझे 10 नंबर का एवरेज निकालना है तो मैंने एक एरे डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे 10 नंबर अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से पता चल गया जो वेरिएबल हैं वो 10 वेरिएबल लेने हैं, वो सारे एक जैसे होंगे। अब मैं यहाँ लिखूँगी printf एंटर 10 नंबर्स, आपको 10 नंबर एंटर करने हैं। अब या तो मैं यहाँ % 10 बार लिखी 10 बार वेरिएबल एंटर कराऊँ, इससे अच्छा तरीका है, अभी लास्ट लेक्चर में हमने लूप्स पढ़ा था, तो मैं यहाँ पे फॉर लूप काम में ले लेती हूँ। फॉर लूप से आपको 2 लाइन में ही आपका काम हो जाएगा। फिर आप भले 100 वेरिएबल लो या 10 वेरिएबल लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अब आपको जब हमने लूप्स देखे थे तो देखा था कि यहाँ पे एक काउंटर वेरिएबल चाहिए, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं एक और, वो क्या है i, और i वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। मैंने लिखा यहाँ लिखा i इक्वल्स टू 0। अब मैंने यहाँ पे इसको इनिशलाइज किया है 0 से इनिशलाइज क्यों किया है, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए इसको हमने 0 से इनिशलाइज किया है। फिर यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाते हैं, फिर कंडीशन चेक करते हैं। तो हमें कितने वेरिएबल्स लेने हैं, हमें वेरिएबल लेना है 10। तो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हुई है, 0 से, तो हम लिखेंगे i लेस देन इक्वल्स टू 9 तक ही जाएंगे क्योंकि 0 से काउंट कर रहा है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 9 तक ही हमारे कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 10। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे a लेस देन इक्वल टू 9। और अब हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे i प्लस
प्लस, क्योंकि हमें हर बार आई की वैल्यू को इंक्रीज करना है। अब मैं चाहती हूँ अगर मेरे मोर देन वन स्टेटमेंट है फॉर लूप के अंदर तो मैं कर्ली ब्रैकेट लगा सकती हूँ, सॉरी लगाऊंगी। अगर नहीं है, एक ही स्टेटमेंट है, तो मैं चाहूँ तो कर्ली ब्रैकेट लगा भी सकती हूँ और नहीं चाहूँ तो ना भी लगाऊँ। मैं यहाँ पे अभी सिंपलिसिटी के लिए ये कर्ली ब्रैकेट्स लगा लेती हूँ। अब मैं क्या लिखूँ, मुझे क्या करना है, यूजर से 10 नंबर एंटर करवाने हैं। तो एंटर इनपुट लेने के लिए स्कैनफ फंक्शन काम में लेते हैं। स्कैनफ में आपने यहाँ पे ये आपका सिंटेक्स है, यहाँ पे एक बार ही %d लिखूँगी, %d। क्यों? क्योंकि हम इंटीजर टाइप के हैं। इंटीजर के लिए आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर %d होता है। यहाँ कॉमा लगा के यहाँ लिखा एड्रेस ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ, आई। अब यहाँ लिख दिया मैंने AI। तो अब इसको हम समझते हैं ये कैसे काम करेगा। जब आप फर्स्ट टाइम आओगे तो आई की वैल्यू आपने किससे इनिशियलाइज कर ली, 0 से इनिशियलाइज कर ली है। इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार होता है। फिर आपने लिखा क्या, 0 लेस देन, फिर हमारी कंडीशन चेक होती है, वो क्या है, आई की वैल्यू 0 लेस देन 9 है क्या, हाँ है। कंडीशन ट्रू होते ही हम लूप के अंदर जाएंगे, हमारा स्कैनर फंक्शन काम करेगा और यहाँ एड्रेस ऑफ ए, आई की वैल्यू कितनी, 0, जो मैंने समझाया था। A0 किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट वाले को, जो क्या था ये वाला। तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट आप डालोगे वो कहाँ चला जाएगा, A0 पे वो फर्स्ट एलिमेंट चला जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ ये बाहर आएगा, बाहर आते ही पहले कहाँ जाता है, ये इंक्रीमेंट पे आता है। आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 1। अब फिर कंडीशन चेक होएगी उसके बाद। तो क्या होगा, 1 लेस देन 9 है, कंडीशन ट्रू है, फिर से लूप चलेगा, फिर से स्कैनफ चलेगा और यहाँ पे इस बार आई की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 हो गई है। तो यहाँ आ जाएगा एड्रेस ऑफ A9। जो भी आप नंबर डालोगे वो कहाँ चला जाएगा, A1 के एड्रेस पे डाल दो। तो A1 कौन सा है आपका, A1 है ये, तो इसके एड्रेस पे आप डाल दो। तो मान लिया यहाँ 5 डाल दिया। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका ये लूप चलता रहेगा। यहाँ पे जब नेक्स्ट टाइम होगा तो यहाँ पे यहाँ A1 था, बाहर आएगा, वापस इसकी इंक्रीमेंट के पास जाएगा, आई की वैल्यू जाएगी 2, फिर ये कंडीशन चेक करेगा क्या 2 लेस देन 9 है, फिर से कंडीशन चेक होगी, फिर से ये चलेगा, फिर बाहर आएगा, फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू जाएगी 3 लेस देन 9 है। ऐसे करके 10 टाइम्स लूप चलेगा। वो कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू 9 रहेगी। जैसे ही आई की वैल्यू 10 हो जाएगी तो 10 लेस देन इक्वल टू 9 नहीं होता, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। इस तरीके से हमने क्या किया, हमने 10 वेरिएबल एंटर करवा लिए सिर्फ एक लाइन लिख के ही। अब मुझे क्या करना था, इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालता है, जितने नंबर हैं उनको पहले टोटल करो और जितने नंबर हैं उस संख्या से उसका भाग दे दो। तो अब टोटल करना है तो उसके लिए भी हमें एक वेरिएबल चाहिए, मतलब उनका सम करना है। तो मैं यहाँ ले लेती हूँ एक और वेरिएबल सम। अब इंटीजर टाइप का है तो उनका सम इंटीजर ही आएगा। अब सम को मुझे एक वेरिएबल से इनिशियलाइज भी कर देती हूँ। मैंने इसको इनिशियलाइज क्यों किया है मैं वो भी बता देती हूँ। अब आपको क्या करना है, इन 10 नंबर को आपस में ऐड करना है। तो इसके लिए भी आपको मैन्युअली क्या करना है, फिर से आप फॉर लूप लगा लो। सेम लूप लगेगा आपका, यहाँ पे आपने लिखा i इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू 9 और i प्लस प्लस। एक ही लाइन है तो अब की बार मैं इसमें आपको कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगा रही हूँ। मुझे क्या करना है, इनको आपस में ऐड करके जितने हैं कितने हैं 10 से डिवाइड करना है। तो मैं लिखूँगी यहाँ पे सम इक्वल्स टू सम प्लस एक जो भी हमारा इंडेक्स नंबर था, एक जैसे A0 वाला, पहले A0 आएगा, A1 A2 A3 करके ऐसे चलता रहेगा। तो फर्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू 0 रहेगी तो A0 हो जाएगा, जैसे इंक्रीज होगी नेक्स्ट टाइम पे तो A1 ऐसे ऐड होते जाएंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया A of I और यहाँ लगा दिया सेमीकोलन। तो यहाँ पे मैंने यहाँ 0 इसलिए लिखा है कि जब फर्स्ट टाइम यहाँ हम ऐड करेंगे तो सम की अगर कुछ वैल्यू भी 0 से इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो
कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट ही एक वैल्यू डाल देता है जिसको हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं, जिससे हमारा आंसर सही नहीं आता, इसलिए हम उसको इनिशियलाइज करते हैं। अगर इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो कोई भी वैल्यू अपने आप कंप्यूटर डाल देता है, तो उससे हमारा आंसर गलत आएगा, इसलिए हमने इसको इनिशियलाइज किया। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई, तो फर्स्ट टाइम सम की वैल्यू हो गई 0, ए ऑफ 0 फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, ए ऑफ 0 यहाँ आ जाएगा, ए आई की वैल्यू 0, तो जो पहला नंबर आपने एंटर किया मतलब A0 वो यहाँ आ जाएगा। तो मान लीजिए आपने जो पहला नंबर एंटर किया था वो 5 था, तो यहाँ आ गया सम की वैल्यू 0 थी, 0 + 5 कितना हो गया 5, और वो किस में स्टोर हो गया, अब सम में। अब ये आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू जाएगी 1, 1 <= 9 है, कंडीशन ट्रू, फिर सी इसमें आएगा। तो इस बार सम की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो अब होगा 5 + A1। अब A1 पे जो भी आपने नंबर डाला था दूसरा नंबर वो आ जाएगा, मान लीजिए 4 था, तो ये हो जाएगा 5 + 4, अब हो गया 9, तो सम में कितना चला गया, 9। अब फिर से लूप चलेगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 <= 9 है, फिर से हम इसमें आएंगे तो 9 प्लस अब A3, अब A3 पे आपने जो भी डाला है वो इस तरीके से सारा ऐड होता जाएगा और सम में 10 नंबर का एडिशन आपका आ जाएगा। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए भी आपको एक और वेरिएबल इनिशियलाइज डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब जो एवरेज है वो हमारा इंटीजर टाइप का है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, वो रियल टाइप का भी आ सकता है, इसलिए हम फ्लोट टाइप का डिक्लेयर कर लेते हैं। मैंने लिख दिया AVG, ये लिख दिया एवरेज। अब हम यहाँ एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं, जो हमारा सम आया है उसको हमने सम डिवाइड बाय 10। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने बताया था कि यहाँ पे सम भी क्या है, वो इंटीजर टाइप का है। तो ये इंटीजर या इंटीजर, तो और इंटीजर को इंटीजर जैसे डिवाइड करेंगे तो इंटीजर वैल्यू ही लेगा। तो अगर मुझे इसको फ्लोट में करना है तो यहाँ मैं डाल दूँगी 0.0। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको कन्वर्ट कर लेता है और जो आंसर आएगा वो फ्लोट में आएगा। ये हो गया। अब मैं क्या करूँ, जो आपका एवरेज है उसकी वैल्यू प्रिंट करवा लेती हूँ। प्रिंट एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज, अब इस टाइप का है एवरेज फ्लोट टाइप का, तो इसके लिए आप लिखोगे %f और किस में स्टोर किया एवरेज को, एवरेज AVG में मैंने लिख दिया A, इससे आपका एवरेज प्रिंट हो जाएगा। अब क्या लिखोगे आप, गेट ch ये हो गया आपका एक बेसिक प्रोग्राम। इसको हम रन करके कंपाइल करके देखते हैं। देखते हैं क्या है, फंक्शन printf शुड हैव अ प्रोटोटाइप। अपने ऊपर हेडर फाइल्स हमने नहीं लगाई हैं, हमें हेडर फाइल भी इंक्लूड करना है। हम दोनों हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। ये है आपकी std.h, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और फिर दूसरी होती है आपकी conio.h, इसका मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो कोई एरर नहीं है आपकी। अभी आपने किया यहाँ पे अपने CLR SCR नहीं लगाया है, इसलिए पुराने प्रोग्राम का आउटपुट दिख रहा है। तो यहाँ देखो आप लास्ट में एंटर 10 नंबर्स भी आ रहा है, तो मैं कोई भी 10 नंबर एंटर कर लेती हूँ। जैसे मैंने किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इनका एवरेज आ गया। तो ये आपका आउटपुट आ गया। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत है तो हम यहाँ पे CLR SCR भी लगा लेते हैं, उससे हम रन करके देख लेते हैं इसको। यहाँ देखो अब आ रहा है, मैंने लिए 11 22 33
44, 55, 66, 27, 88। ये आपका हो गया इसका एवरेज। तो ये बेसिक आपका प्रोग्राम बन गया 10 नंबर को एवरेज करने का। तो एरे की हेल्प से आपका ये इजी प्रोग्राम बन गया। यहाँ पे आपको 10 वेरिएबल्स के नाम सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी और आपको स्कैनर भी बार बार नहीं लिखना पड़ा। सिर्फ एक बार लिखने से ही आपने 10 नंबर्स ले लिए लूप के थ्रू और आपका काम टाइपिंग भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ी, तो आपका काम आसान हो गया। तो ये सब था बेसिक आपका एरे के लिए। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।